हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे हम डिफरेंट डिफरेंट जेईई और ईएसई के, और बहुत अच्छे से समझते हुए चल रहे थे। उसी श्रृंखला में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ये, और आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना कुछ भी देरी करते हुए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू लेवलिंग आर करेक्टली डिफाइंड। तो लेवलिंग से रिलेटेड हमारे कौन से टर्म्स बिल्कुल करेक्टली डिफाइंड है। ईएसई 2013 का क्वेश्चन है, और ईएसई के क्वेश्चन हमारे बिल्कुल फेवरेट माने जाएंगे। किसके माने जाएंगे? एसएससी जेई के। तो पहला पहला बोल रहा है कि लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो होते हैं, लाइन जॉइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर, जो हमारा क्रॉस हेयर होता है उससे जो जोड़ने वाली लाइन टू किस कहाँ तक? ऑप्टिकल सेंटर। सो द लाइन जॉइनिंग इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड इट्स कंटिन्यूएशन, क्या हम उसे हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि बैक साइड। बैक साइड क्या होता है? जो फर्स्ट स्टाफ रीडिंग हम लेते हैं लेवल सेटअप करने के बाद, जैसे इसका आरएल पॉइंट मुझे पता है, और इसको लेवल सेटअप करने के बाद हमने जो फर्स्ट साइड रीडिंग ली, जो फर्स्ट रीडिंग लेते हैं, क्या उसे हम बैक साइड बोलते हैं। फिर बोल रहा है फोर साइड जो हम लेते हैं, फोर साइड के हमारी रीडिंग जो है, हम जब लेवल सेटअप कर लेते हैं और उसके बाद हम शिफ्ट कर करके रीडिंग लेते हैं, क्या वो हमारी लास्ट रीडिंग होती है। तो लास्ट रीडिंग प्रायर टू शिफ्टिंग ऑफ लेवल और टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग। तो जितनी भी हम प्रोसेस कर रहे हैं लेवलिंग की, जो उसमें सबसे लास्ट रीडिंग है, जो टर्मिनेशन वाली रीडिंग है, क्या वो हमारी फोरसाइट होती है। या फिर फोर्थ बोल रहा है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ टेलीस्कोप अबव द ग्राउंड वेयर द लेवल इज सेटअप। तो क्या ये जैसे यहाँ पे हमने लेवल सेटअप किया है, ये अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, अगर बस इससे ऊपर की जो हाइट है, क्या हम उसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते? तो नहीं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता था हमारा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल्स टू आर एल, जो उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो आर एल है प्लस जो बैक साइड हम निकालते थे उसको ऐड करके ही हम उससे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो पहल जो हमारा फोर्थ है स्टेटमेंट वो गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है? जो क्रॉस हेयर और ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन करता है। बैक साइड हमारी फर्स्ट साइड होती है और फोर्थ साइड हमारी लास्ट साइड होती है। तो इसका मतलब पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर 100 ग्राम्स ऑफ साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट जो करते हैं हम, उसके लिए अगर वाटर रिक्वायरमेंट 100 ग्राम के लिए हम टेस्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। 100 ग्राम सीमेंट के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो हमें दे रखा है 23.4 मिलीलीटर। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेटिंग टाइम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए अगर हमें ये पता है कि सेटिंग टाइम के लिए अगर हमें कितना पानी चाहिए होता है, 0.85 पी हम वाटर यूज करते हैं। वो पी कौन सा है? ये पी हम विकेट एपरेटस की हेल्प से निकालते हैं। जो वाटर कंटेंट पे हमारा जो विकेट एपरेटस की रॉड है वो 35 से 37 mm तक नीचे जानी चाहिए। तो ये विकेट एपरेटस के थ्रू जो हम वाटर कंटेंट निकालते हैं, ये हमारा पी वैल्यू होती है। उसमें हम इनिशियल सेटिंग टाइम या कोई भी सेटिंग टाइम का जो टेस्ट करते हैं, इनिशियल या फाइनल, उसमें हम उसका 85% लेते हैं, 0.85 लेते हैं। अब साउंडनेस टेस्ट के लिए पानी दे रखा है, वो बोल रहा है कि साउंडनेस टेस्ट किया आपने तो उसका वाटर कंटेंट है हमारा 23.4 ml। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको ये याद है कि साउंडनेस टेस्ट में हम 0.78 पी वाटर लेते हैं, 0.78 पी वाटर लेते हैं, तो 0.78 पी की वैल्यू दे रखी है 23.4। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पी की वैल्यू हो जाएगी 23.4 अपॉन 0.78, 0.78 पर, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? 0.85 पी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सेटिंग टाइम के लिए इतना वाटर यूज करते हैं। तो 0.85 पी की वैल्यू जस्ट अभी हमने देखी 23.4 अपॉन 0.78, 0.78। तो यहाँ से तो ये पूरा डेसिमल दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप देखो तो 78 से 23.4 कट जाना चाहिए, यहाँ पे नीचे हमने डेसिमल लगा दिया। तो अब देखो 78 से अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 2 कैरी, तो 23 आ रहा है। तो एग्जैक्ट पूरा कट जा रहा है 78 और ये हमारा 3 से। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया। अब 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, एंड 3 8 ज़ा 24 प्लस 1 25। तो ये तो हमारा 25/10, 255/10 ml आ रहा है ये। लेकिन अब मैं इसको अगर पॉइंट में लिखना चाहूँ तो 25.5 ml आ जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे सेटिंग टाइम के लिए 0.85 पी वाटर निकालना है, 0.85 पी वाटर निकालना है, मतलब मुझे कितना वाटर अमाउंट ऑफ वाटर यूज होगा? तो 25.5 ml वाटर यूज होगा। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसके लिए हमें ये कितनी सारी बेसिक जो हमारे थ्योरी में पूछते हैं, उसी पॉइंट को यूज करके उन्होंने न्यूमेरिकल बना दिया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था,
अब ये क्वेश्चन आया है, ये तो थोड़ा समझते हुए चलते हैं। तो साउंडनेस हमें अपनी सीमेंट में किस किस के वजह से देखने को मिलती है? तो साउंडनेस हमारा हमें लाइम की वजह से देखने को मिलती है, मैग्नीशिया की वजह से देखने को मिलती है, और हमें किसके वजह से देखने को मिलती है? सल्फर की वजह से देखने को मिलती है। तो सल्फर की वजह से तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन लाइम की वजह से कैलकुलेट करते हैं। किसकी हेल्प से? ली चैटेलियर की हेल्प से, ली चैटेलियर टेस्ट की हेल्प से हम लाइम को कंटेंट को पता कर सकते हैं। और अगर हम लाइम और मैग्नीशिया दोनों की बात करें तो हमें ऑटोक्लेव टेस्ट से पता चल जाता है। ऑटोक्लेव टेस्ट में हम स्टीम प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे स्टीम प्रेशर का हेल्प लिया जाता है। और ली चैटेलियर में क्या करते हैं? हम वाटर को बॉईल करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, इसका एपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ली चैटेलियर एपरेटस की बात करें तो कुछ हमारा इसका हाइट रहती है। अगर हाइट की बात करें तो ये 30 mm का होता है, 30 mm का होता है। और अगर हम उसका ऊपर से क्रॉस सेक्शन देखें तो ये जो थिकनेस होती है कितनी होती है हमारी? 5 mm की होती है। हमने और भी अपने वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया, आप देख सकते हैं उन्हें। तो अगर हम इसकी बात करें तो 5 mm की इसकी थिकनेस होती है। और अगर हम इसकी यहाँ से लेंथ की बात करें, कुछ इस तरीके से होता है हमारा। तो ये जो लेंथ होती है वो 165 mm होती है। ये लेंथ हमारी 165 mm होती है। और हमारी हाइट, इसके सामने से बात करें प्लान का, अगर सामने से बात करते हैं एलिवेशन का, तो हम 30 mm होता है और इसकी थिकनेस 5 mm होती है। और ये एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा मोल्ड जो है ये किससे बना होता है, तो ये ब्रास का बना होता है, ब्रास का बना होता है। अब इतना ही डिस्कस किया तो विकेट एपरेटस को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम विकेट एपरेटस की बात करें, विकेट एपरेटस में क्या होता है? एक हमारा सिलेंड्रिकल माउल्ड होता है, जिसमें सिलेंडर का माउल्ड होता है। तो इसकी हाइट कितनी होती है हमारी? 40 mm होती है। इसकी हाइट हमारी होती है 40 mm। और इसकी डायमीटर होती है हमारी 80 mm। और वहाँ पर हमारा जो एक प्लंजर यूज़ करते हैं, प्लंजर की जो हमारी हाइट होती है वो होती है हमारी 50 mm। प्लंजर की हाइट होती है हमारी 50 mm। और इसकी डायमीटर की बात करें तो 10 mm होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में हमारे एसएसजे में पीछे पूछे गए हैं। और वेट ऑफ प्लंजर भी पूछा जाता है, तो 300 ग्राम हमारा वेट ऑफ प्लंजर है। तो ये विकेट एपरेटस हो गया। अगर हम बात करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करनी है, अगर इनिशियल सेटिंग टाइम को अगर हम मेजर करते हैं तो हमारा जो निप है आगे का स्क्वायर होता है 1 mm का। और अगर हमें फाइनल सेटिंग टाइम को मेजर करना है, फाइनल सेटिंग टाइम को मेजर करना है, तो हमारा एनुलर कॉलर होता है, एनुलर कॉलर होता है 5 mm का। तो ये सब कुछ डायमेंशन आपको याद रखनी है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट पी एंड क्यू आर ऑन द अपोजिट बैंक। जब हमारा अपोजिट बैंक में होता है ये, तो हम किस तरीके से लेवलिंग करते हैं? रेसिप्रोकल लेवलिंग से करते हैं। ये खुद ही एक एमसीक्यू है कि अगर अपोजिट बैंक पे हमें कोई लेवलिंग करनी है तो हम कौन सा लेवलिंग को करेक्ट चूज करेंगे? तो वो हो गया हमारा रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो अब लेकिन उससे रिलेटेड हमें एक न्यूमेरिकल दिया है, हम उसको देखते हैं। तो न्यूमेरिकल ये कुछ इस तरीके से है कि पी के पास अगर इंस्ट्रूमेंट रखा है तो हमने पी पे रीडिंग ली और क्यू पे रीडिंग ली। फिर क्यू के पास इंस्ट्रूमेंट रखा है तो हमने फिर से पी पे रीडिंग ली और क्यू पे रीडिंग ली। तो अगर हम सॉल्व करें इसे तो हमें पहले एच एल निकालना पड़ता है। एच एल निकाल लेते हैं जो हमारा एरर है। तो अगर इसकी बात करें तो किस तरीके से होता है? अगर इसे मैंने एच क्यू मान लिया और इसे मान लिया मैंने एच पी, तो ये हो जाएगा मेरा एच क्यू डैश और ये हो जाएगा मेरा एच पी डैश। तो फॉर्मूला होता है कुछ एच क्यू माइनस एच पी प्लस एच क्यू डैश माइनस एच पी डैश अपॉन 2। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो एच क्यू माइनस एच पी और 3.720 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1.720। तो 1.720 इधर बचेगा, प्लस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2.420 माइनस 0.81 की माइनस करें तो ये बचेगा हमारा 1.610। इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 0 का 0 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, 6 + 1 13, 1 कैरी। तो ये आ जाएगा 3.330 + 2 अपॉन 2। अब इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, मस्त डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1.665, 1.665 मीटर में दे रखा है। मीटर, 1.665 मीटर। तो ये हमारा एच एल आ गया। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे आर एल एट पी दे रखा है। तो हमारा कुछ इस तरीके से होता है आर एल एट पी इज इक्वल्स टू आर एल एट क्यू प्लस एच एल। एच एल की वैल्यू मुझे पता चल गई है, ये है 1.665। आर एल एट पी दे रखा है मुझे 100, आर एल एट पी दे रखा है मुझे 100। तो अगर मैं आर एल एट क्यू निकालना चाहूँगी तो क्या होगा? मैं इस तरफ भेजूंगी, ये माइनस हो जाएगा। तो 100 माइनस 1.665, जब इसे हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कुछ 98.335।
98.335 मीटर। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन है हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 98.335 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों रीडिंग, जो हमारी रीडिंग होती है, इनका डिफरेंस ले लेते हैं, फिर इनका डिफरेंस ले लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं और उनका डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। और ये वाली इक्वेशन हमें याद रखते हैं। अगर हमने क्यू से माइनस किया तो ये इक्वेशन याद रखेंगे। अगर वो नेगेटिव है तो इधर जाके ऐड हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है विद साइन लेना है, पॉजिटिव आ रहा है तो वो जाके नेगेटिव हो जाएगा। उस तरीके से आपको सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि RL ऑफ अ फ्लोर एट अ बिल्डिंग इज 74.4 मीटर। तो अगर हम बात करें RL फ्लोर का दे रखा है, किसी बिल्डिंग का फ्लोर का RL हमें दे रखा है 74.4 मीटर। ठीक है, स्टाफ रीडिंग हमने ली फ्लोर पे, तो हमारी स्टाफ रीडिंग आ रही है कुछ जैसे 1.625 आ रही है। और स्टाफ रीडिंग जब हमने ऊपर से ली, जैसे ये हमारा रूफ होगा, ये रूफ है, वो नीचे फ्लोर है, ये रूफ है, हमने जब इन्वर्ट करके लिया तो बॉटम से जो हमारी रीडिंग आ रही है वो आ रही है हमारी 2.780। तो यहाँ पे हम बस हाइट ऑफ सीलिंग पूछ रहा है अबव द फ्लोर। सीलिंग की हाइट मतलब नीचे फ्लोर से, ये फ्लोर है हमारा, फ्लोर से लेके छत तक की हाइट कितनी है। तो अगर मैं इन इसको इसको ऐड कर दूंगी, ये दोनों जो रीडिंग मैंने ली है इन्हीं को ऐड कर दूंगी तो मेरे को हाइट मिल जाएगी। इजी है, 2.870 प्लस 1.625। देखो आप ESE 2012 में पूछा और ये इतना इजी क्वेश्चन है तो ये SSC में पूछ सकते हैं। 5 7 + 2 9 हो गया, यहाँ पर 14 1 कैरी एंड ये हो जाएगा 4.495 मीटर। मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हाइट ऑफ सीलिंग पूछ रहा है, पर वहीं पे अगर वो RL ऑफ सीलिंग पूछ लेता तो क्या करते हैं हम 74.4 मीटर को भी हम ऐड कर लेते हैं। पर यहाँ पर अभी हाइट ऑफ सीलिंग फ्रॉम द अबव फ्लोर पूछ रहा है तो अभी ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेसिप्रोकल लेवलिंग इज अ मेथड ऑफ लेवलिंग अडॉप्टेड व्हेन। तो ये रेसिप्रोकल लेवलिंग हम कब कब अडॉप्ट करते हैं ये पूछा गया है। ये देखिए, ये भी ESE 2009 में पूछा गया है। ठीक है, तो पहला मेथड देखते हैं। एक तो अभी बताया था, जब रिवर या कुछ भी बीच में एक हर्डल आ जाता है तो हम रेसिप्रोकल लेवलिंग को करते हैं। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग की अगर हम बात करें तो द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स एट अ कंसिडरेबल डिस्टेंस अपार्ट इज टू बी डिटरमाइंड विद ग्रेट प्रिसीजन। तो बिल्कुल सही बात है, एक तो ग्रेट प्रिसीजन से और दो डिस्टेंस के बीच में अच्छी खासी मात्रा का डिस्टेंस है, तो उसमें जब हमें लेवल डिफरेंस को फाइंड करना है तब यूज करते हैं। तो हाँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर वो बोल रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेटअप अ लेवल मिडवे। हम बीच में लेवल को नहीं सेटअप कर पा रहे हैं। क्यों नहीं सेटअप करवा रहे हैं? हो सकता है कि कोई वैली हो, डीप वैली हो या फिर रिवर हो। तो जब ये सब वाली चीज़ें आती हैं तो हम रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो 1 और 2 तो बिल्कुल सही है। बट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर सेंटरिंग ऑफ लेवल इज एलिमिनेटेड। तो अगर हम बात करते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग की, तो ये एक तो कॉलीमेशन, कॉलीमेशन की वजह से जो भी हमें देखने को मिलता है एरर, एक हमारा हो गया कर्वेचर की वजह से, कर्वेचर की वजह से हो गया, और एक होता है हमारा रिफ्रैक्शन की वजह से। कहीं भी दूर दूर तक सेंटरिंग की वजह से जो हमारा एरर है उसको नहीं हटाता है। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट जो है मेरा वो गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट गलत होता है, ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल हट गए। अब पहला और दूसरा दोनों सही है, इसका मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। याद रखना है, रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं तो एक तो कॉलीमेशन का एरर हटता है, एक कर्वेचर का एरर हटता है और रिफ्रैक्शन का एरर हटता है। उसमें हमारा कहीं से भी इम्प्रॉपर सेंटरिंग का लेना देना नहीं है। तो वो उसे कैसे एलिमिनेट करेगा? इसका मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट नहीं है? जो करेक्ट नहीं है वही हमारा सही आंसर होगा। तो चेंज पॉइंट इज अ पॉइंट डिनोटिंग शिफ्टिंग ऑफ लेवल। तो चेंज पॉइंट का ये शो करता है कि हमारे लेवल शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यही दिखाता है। फॉर लेवलिंग वर्क बोथ सेंटरिंग एंड लेवलिंग ऑफ अ डंपी लेवल आर प्री रिक्वाइस्ड। तो क्या हमें जब लेवलिंग का काम करते हैं तो हमें सेंटरिंग और लेवलिंग दोनों करनी पड़ती है डंपी लेवल को सेट करने से पहले? बेंचमार्क इज अ पॉइंट हुज RL इज ऑलवेज नॉच। तो सही बात है, बेंचमार्क वो हमारा पॉइंट है जिसका RL हमें पता होता है। जो मोस्टली हम परमानेंट पॉइंट होते हैं उनके RL हमें पता होता है, तो उसमें जो हमारा वो पॉइंट है वो क्या बेंचमार्क है। तो ये भी सही बात है। तो A और C तो बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं लेवलिंग की, अगर मैं बात करूं लेवलिंग की, तो उसमें टेम्पररी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। कुछ टेम्पररी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं लेवलिंग शुरू करने से पहले। उसी की ये बात करें तो एक तो सेंटरिंग होता है, एक होता है हमारा फोकसिंग, तो एक हमारा टेम्पररी एडजस्टमेंट। ये भी एक क्वेश्चन है। तो टेम्पररी एडजस्टमेंट, उसके बाद हम करते हैं फोकसिंग,
फिर उसके बाद हम करते हैं एलिमिनेटिंग, या फिर आप कह सकते हो एलिमिनेशन। तो ये सब हम करते हैं। अब इन तीनों को करते हैं तो इसमें कहीं भी हमारा लेवलिंग जैसा ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, लेवलिंग हम नहीं करते। इसी वजह से सेंटरिंग तो करेक्ट है लेकिन लेवलिंग नहीं करते हैं डंपी लेवल को सेट करने से पहले, इसलिए बी ऑप्शन हमारा गलत है और गलत ही हमें चूज करना था। इसका मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज ये नॉट करेक्ट है। तो सेंटरिंग, फोकसिंग एंड एलिमिनेशन आर द पॉइंट्स विच आर टेम्पररी एडजस्टमेंट वी इंक्लूड इन लेवलिंग वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग कंटिन्यूशन रीडिंग वर टेकन। अब हमने एक रीडिंग ली है डंपी लेवल में, 3 मीटर लॉन्ग का स्टाफ है, 3 मीटर लॉन्ग का स्टाफ है हमारा। तो अब हमें बताना है कि बैक साइड रीडिंग कौन कौन सी होगी। तो एक तो ये हो गया 0, पहली रीडिंग हमारी बैक साइड होती है, तो ये एक तो ये हो गया, ब्लॉक में करते हुए चलेंगे। तो अगर हम बात करें दूसरे कलर से करते हैं तो रेड कलर को सिलेक्ट करते हैं, तो एक तो हो गया 0.425 हमारा बैक साइड हो जाएगा। फिर ये हमारा इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट, फिर ये हमारा 4 साइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद 2.950 के बाद नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी लॉन्ग ही कितनी है, 3 मीटर लॉन्ग है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा 0.750 है, 0.750 हमारी नेक्स्ट बैक रीडिंग, बैक साइड हो जाएगी। फिर हमारा इंटरमीडिएट, फिर हमारा ये फोर साइड हो गया। फिर 0.320 हमारा जो है, फिर से 0.320 हमारा बैक साइड हो जाएगा। तो 3 हमारी बैक साइड है। अगर हम बात करें 0.425, 0.750, 0.320, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। LMRC जेई में पूछा गया है। तो जितनी लॉन्ग हमारे स्टाफ है उसके हिसाब से देखना है, जैसे उससे रीडिंग हमारी क्रॉस करने लगेगी उसकी नेक्स्ट रीडिंग हमारी बैक साइड में इंक्लूड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाइन ऑफ लेवल हैज बीन रन फ्रॉम अ बेंच मार्क ऑफ एलिवेशन दिस मच। तो एक तो हमें ये एलिवेशन का मार्क दे रखा है 125.42 मीटर एंड एंड एट। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है किस पे, हमारा बेंच मार्क एंड हो रहा है 125.45 मीटर पे। ठीक है, सम ऑफ बैक साइड दे रखा है। तो सम ऑफ बैक साइड हमें दे रखा है 17.58, और हमें सम ऑफ फोर साइड भी दे रखा है, फोर साइड का भी सम दे रखा है हमें 17.61। तो क्लोजिंग एरर निकालना है, बहुत सही क्वेश्चन है ये। तो अगर हम बात करते हैं क्लोजिंग एरर निकालना, तो हमें ये पता है कि सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर साइड, सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। तो अगर हम बात करें इसको यूज करेंगे, इससे हमें एरर मिल जाएगा। अपना एरर ही तो फाइंड करना है, इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एरर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ बैक साइड की वैल्यू हमें दे रखी है 17.58, 17.58 हम इधर लिख लेते हैं, माइनस हमें फोर साइड की वैल्यू दे रखी है 17.61, 17.61 हमारा फोर साइड है। लास्ट RL कौन सा होगा, देखो स्टेटमेंट थोड़ा सा घुमा के दिया है, वो बोल रहा है कि अ लाइन रन्स फ्रॉम अ बेंच ऑफ मार्क एलिवेशन दिस मच। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड किस पे हो रहा है, इसका मतलब ये लास्ट RL है। 125.45 हमारा लास्ट RL हो जाएगा। सो 125.45 माइनस 125.45 माइनस फर्स्ट RL हो जाएगा हमारा 125.42, 125.42। तो बस इसे माइनस करना है और कुछ नहीं करना है हमें। तो इससे माइनस करेंगे तो ये हमारा नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये बड़ा है और ये हमारा एरर चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये माइनस हमें आएगा 0 पॉइंट और 0.0, तो 11 माइनस 0.03 इज इक्वल्स टू, इसको भी माइनस करेंगे तो 0.03, ये दोनों आ रहे हैं, ये एरर में चल रहा है। तो अगर हम बात करें एरर की, तो एरर हमारा क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आते हैं। जैसे यहाँ पे एरर लिखना चाहिए था हमें, यहाँ पे एरर लिखना चाहिए था, यहाँ पे एरर लिखा, तो अब क्या होगा, एरर को इस तरफ छोड़ देंगे और 0.03 प्लस 0.03, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 0.06 विल बी द एरर। एरर हो जाएगा हमारा 0.06, और इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.06, मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा चेक है, जिसे अर्थमेटिक चेक बोलते हैं हमारा, और उसमें हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो एसएससी जेई 2019 में पूछ चुका है। पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एनालिसिस करने के लिए, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लेवलिंग वर्क वाज कैरिड आउट अलोंग अ फॉलिंग ग्रेडियंट यूजिंग डंपी लेवल एंड अ लेवलिंग स्टाफ 3 मीटर। तो लेवलिंग स्टाफ दे रखा है हमें 3 मीटर का। तो अगर हम बात करते हैं तो आगे बोल रहा है कि द फॉलोइंग सक्सेसिव रीडिंग वर टेकन। तो हमने कुछ रीडिंग ली है, अब हमें बताना है कि करेक्ट ऑर्डर बताना है बुक में, कि 4 रीडिंग ली है, कि बैक साइड कौन सी है हमारी, फोर साइड कौन सी है और इंटरमीडिएट साइड कौन सी है। 2019 में पूछा गया, एसएससी जेई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि 3 मीटर की देखो लेंथ है, तो अगर हम बात करते हैं तो 1.155
1.155 हमारा बैक साइड हो जाएगा क्योंकि सबसे पहली रीडिंग हमारी बैक साइड होती है। फिर 2.74, तो ये अब देखो इससे ऊपर जाएगा तो फिर हमारा 3 मीटर की है ही, पूरी हमारी जो हमारी लेवलिंग का स्टेप है वही 3 मीटर का है, तो ये हमारा 4 साइड हो जाएगा। फिर 0.75 हमारा बैक साइड हो जाएगा, 1.79 हमारा 4 साइड हो जाएगा। तो बात करें तो बैक साइड 4 साइड, बैक साइड 4 साइड, ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो हमारी लेवलिंग की जो पूरी हमारी जो स्टाफ की लेवलिंग की स्टाफ की जो लेंथ है उस पर बहुत ही मैटर करता है कि हमें किस तरीके से उस रीडिंग को लिखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द बैक साइड रीडिंग टेकन फ्रॉम अ लेवल एट अ बेंचमार्क इज 1.56। तो बैक साइड हमें दे रखा है 1.56, फोर साइड दे रखा है हमें, फोर साइड एट अ पॉइंट इज टेकन ऑन एन इन्वर्टेड स्टाफ पे हमने लिया है 1.65। तो बैक साइड हमने लिया है बैक साइड हमें दे रखा है 1.56 मीटर, फोर साइड हमें दे रखा है इन्वर्टेड स्टाफ पे 1.65 मीटर। रिड्यूस लेवल, कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट ए। तो जो हमारा नीचे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा बैक साइड लिया, यहाँ पे कुछ हमने इन्वर्टेड स्टाफ लगाया और ये जो पॉइंट है मेरा ए पॉइंट है, मुझे इसका आरएल पता करना है, आरएल पता करना। और मुझे जहाँ पे बेंचमार्क था, जहाँ पे मुझे बेंचमार्क की रीडिंग हमने निकाली है, बेंचमार्क का आरएल की वैल्यू दे रखी है 150। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कुछ नहीं करना है, जैसे कि जब से नीचे से ऊपर जाते जाते तो बस रीडिंग्स प्लस होती जाती है। अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो माइनस करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो प्लस करते हैं। तो अब हम देखते हैं क्या कह रहा है। तो सबसे पहली बात आरएल प्लस कर देंगे 150, तो आरएल की वैल्यू हमें दे रखी है 150, 150 दे रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें बेंच मार्क की वैल्यू दे रखी है 1.56, तो इसको ऐड कर देंगे प्लस 1.56, और हमें अब इस पॉइंट पे जाना है तो इसका मतलब यहाँ तक पहुँच गए। फिर ये जो रीडिंग मुझे दे रखी है इसको हम ऐड कर देंगे, 1.65 हमें ये वाली रीडिंग दे रखी है, 1.65 मुझे ये वाली रीडिंग दे रखी है, ठीक है। तो 1.65 को भी इसमें ऐड कर देंगे, 1.65 को भी ऐड कर देंगे, तो 150 प्लस 1.56 प्लस 1.65, तो हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। अगर हम इन्हें ऐड करते हुए चलेंगे तो ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 153.2। तो 153.2 आएगा, मतलब डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2018 में ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द लेवलिंग बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अपोजिट बैंक रिवर। तो ये भी हमारा हमें दे रखा है, ये रेसिप्रोकल लेवलिंग का क्वेश्चन है। तो ये हमें दे रखा है, अगर रेडियस लेवल हमें दे रखा है 10 मतलब 100 मीटर, अगर हम बात करते हैं रिड्यूस लेवल की, तो रिड्यूस लेवल हमें दे रखा है 100 मीटर ए पॉइंट का, और वो पूछ रहा है कि जो बी पॉइंट का रिड्यूस लेवल है वो क्या 100 मीटर से ज़्यादा होगा, कम होगा, या फिर 100 मीटर ही होगा। तो सबसे पहली बात हमें पता है, हम इसे मान लेते हैं एच ए, इसे मान लेते हैं एच बी, इसे मान लेते हैं एच ए डैश, और इसे मान लेते हैं एच बी डैश। तो बस ये फॉर्मूला होता है कि इन दोनों का हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और इन सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो ठीक है, डिफरेंस निकालते हैं। तो हमें इन्हें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, डिफरेंस निकाल लेते हैं फटाफट। तो एच बी माइनस एच ए, एच बी माइनस एच ए प्लस एच बी डैश माइनस एच ए, एच बी डैश माइनस एच ए अपॉन 2, ये हमारा आएगा। तो अब मैं एच बी की बात करूँ तो एच बी हमारा 1 में से हम माइनस करेंगे, 1 - 2.5, 1 - 2.5 प्लस हमारा दूसरा दे रखा है 2 - 3.4, 2 - 3.4। तो इसको माइनस करेंगे तो डिवाइड बाय 2 करते चलेंगे, तो अगर 2.5 में से 1 माइनस करते हैं तो माइनस का 1.5 आएगा, माइनस का 1.5 आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा माइनस का 1.4, ये तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और डिवाइड बाय 2, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2.9 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये बोल रहा है कि हमें एच ए दे रखा है, आर एल ऑफ ए दे रखा है, तो हमें आर एल ऑफ ए पता है। आर एल ऑफ ए कितना हो जाएगा, अगर हम जानते हैं ये बात, आर एल ऑफ बी प्लस एच एल, लेकिन यहाँ पे एच एल की वैल्यू खुद ही अपने आप देखो माइनस के संग आ गई है, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, आर एल ऑफ बी लिख लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं -2.9 अपॉन 2, और यहाँ पे आर एल ऑफ बी की ए की वैल्यू है 100। अब ये बस ये पूछ रहा है आर एल ऑफ बी 100 से ज़्यादा होगा, कम होगा, या उसके बराबर होगा। दिख ही रहा है आपको साफ साफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस 2.9 अपॉन 2। अब जो भी डिवाइड करके आए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि उससे मोर होगा कि कम होगा। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है 100 में कोई चीज़ प्लस होगी तो वो ज़्यादा ही हो जाएगी, आर एल ऑफ बी हमारा 100 से ज़्यादा आएगा, मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एज पर बोर्डिच रूल ऑफ बैलेंसिंग टावर्स। तो टावर्स जो है हमारा, उसमें जो हम बोर्डिच रूल यूज करते हैं, तो अगर हमें करेक्शन ऑफ लैटिट्यूड निकालना पड़ता है, एक तो होता है हमारा लैटिट्यूड जो नॉर्थ और साउथ में हमारा वैल्यू होती है हमारी लाइन की,
वो हमारी होती है लैटिट्यूड, और जो ईस्ट वेस्ट में चलता है वो होता है हमारा डिपार्चर। तो अभी लैटिट्यूड का करेक्शन पूछ रहे हैं। लैटिट्यूड का करेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो लैटिट्यूड का करेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। मान लो मुझे ए बी लाइन का लैटिट्यूड का करेक्शन निकालना है, तो हो जाएगा लेंथ ऑफ द साइड, जो भी हमारी लेंथ है साइड की, अपॉन जो भी हमारा पूरा पेरीमीटर है, पेरीमीटर हो जाएगा सिग्मा एल इनटू जो हमारा एरर आता है, ये हमारा हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव साइन दे रखा है, प्लस नहीं करते हैं हम, नहीं ना हम माइनस करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एरर इन लैटिट्यूड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ दैट साइड, जिसकी भी हमें एरर निकालनी है, और अपॉन पेरीमीटर ऑफ अ टावर्स। तो आप ये देख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्डिज रूल के बारे में पूछ रहे हैं, टावर्स में यूज किया जाता है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ n इज द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ क्लोज्ड टावर्स, अगर हम बात करते हैं n किसी क्लोज टावर का नंबर ऑफ साइड है, तो n नंबर ऑफ साइड है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्लोज टावर्स के लिए। तो अगर हम बात करें तो पहला बोल रहा है स्टेटमेंट, द फोर बियरिंग ऑफ द लास्ट लाइन शुड बी इक्वल टू द बैक बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो ये कुछ रिलेशन होता है, फोर बियरिंग क्या होता है, बैक बियरिंग जो है हमारी उसके प्लस माइनस 180 होना चाहिए, ये यही हम बोलते हैं कि बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग हमारा 180, इनका डिफरेंस हमारा 180 के पास आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, हमसे पूछ रहा है इनकरेक्ट निकालना है, ठीक है। द सम ऑफ मीजर्ड इन करेक्ट एंगल, तो मीजर इनकरेक्ट, अगर एन साइड दे रखी है तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री, 90 डिग्री में दे रखा है, तो यही हमारा ऑप्शन होता है। एक्सटीरियर में क्या होता है कि एंगल प्लस हो जाते हैं, एक्सटीरियर बोलेगा तो 2n+4 इंटू 90, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। पर वो बोल रहा है कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, और जो इनकरेक्ट है वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये जरूरी नहीं है, ये नहीं होता है, और 2021 में एसएससीजीए में पूछा गया, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कंसीडर द अजम्पशन ऑफ बो डिच मेथड। अगर हम बात करते हैं तो ट्रावर्स को जब हम करते हैं, ट्रावर्स के बारे में बात करते हैं, तो अभी हमने बो डिच के बारे में देखा था। तो ट्रावर्स को बैलेंस करने के लिए तीन में मेथड होते हैं। एक होता है हमारा बो डिच, एक होता है हमारा बोडिच मेथड, एक होता है हमारा ट्रांजिट मेथड, एक होता है हमारा ट्रांजिट मेथड, और एक होता है हमारा एक्सियल मेथड, एक हमारा होता है एक्सिस मेथड। ठीक है, तो ये तीनों मेथड हम कब यूज करते हैं। अगर मैं बोडिच मेथड की बात करूं, बोडिच मेथड की बात की जाती है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम जो एंगुलर मेजरमेंट है, एक तो होता है हमारा एंगुलर मेजरमेंट और एक होता है हमारा लीनियर मेजरमेंट, इन दोनों को ही जब हम प्रिसाइसली मेजर करते हैं, प्रिसाइसली दोनों को मेजर करते हैं, तब हम बोडिच मेथड को यूज करते हैं, बोडिच मेथड को यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, बोडिच मेथड में ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, तो एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज एंड देन लीनियर मेजरमेंट, बिल्कुल गलत बात। हमें अभी देखा कि दोनों एंगुलर और लीनियर दोनों को, बोथ को हम लेके चलते हैं प्रिसाइज में। लीनियर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज देन एंगुलर मेजरमेंट, बिल्कुल गलत बात। एरर इन लीनियर मेजरमेंट आर प्रोपोर्शनल टू रूट एल, हाँ तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो हमारा लेंथ होता है, जो हमारी लेंथ है लीनियर, जो लीनियर मेजरमेंट है वो किस लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रूट एल के। और जो मेरा एंगुलर मेजरमेंट है, जो मेरा एंगुलर मेजरमेंट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, 1/√L के। तो एंगुलर मेजरमेंट होता है रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी जो लीनियर मेजरमेंट है वो हमारा रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एंगुलर मूवमेंट हमारा 1/√L के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। अब देखते हैं फोर्थ, करेक्शन ऑफ लैटिट्यूड और डिपार्चर। अभी हमने जस्ट देखा था, कोई भी लैटिट्यूड और डिपार्चर है तो लेंथ ऑफ दैट साइड अपॉन पेरीमीटर होता है, और उस लेंथ की बात होती है। तो मतलब थ्री भी ऑप्शन करेक्ट है और फोर भी ऑप्शन करेक्ट है, ये दोनों एजम्पशन करेक्ट है। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ईएससी 1999 में पूछा गया है, और HPPSC 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं बोर्डिच में, तो हमारा एंगुलर और लीनियर दोनों मेजरमेंट प्रिसाइसली होगा तब यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं ट्रांजिट मेथड की बात करूं, अगर मैं ट्रांजिट मेथड की बात करती हूँ, तो इसमें एक क्या खास बात है कि जब मेरा एंगुलर जो मेजरमेंट है, अगर एंगुलर मेजरमेंट है जब वो प्रिसाइसली होता है, तब मैं ट्रांजिट मेथड को यूज करती हूँ। और अगर हम एक्सेस मेथड की बात करें, तो इसमें हम एंगुलर मेजरमेंट करते नहीं है। एंगुलर हम सोचते हैं कि बिल्कुल हमने करेक्ट मेजर किया है, तो हम इसमें लीनियर साइड को मेजर करते हुए चलते हैं, लीनियर जो वैल्यू है हम उसको बस मेजर करते हैं। ये हमारा एक्सेस मेथड हो गया। ये तीनों मेथड हमारे ट्रावर्स के कंपटीशन के लिए यूज किया जाता है, उनको वैल्यू को पता करने के लिए यूज किया जाता है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। द सम ऑफ द मेजर्ड इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू,
तो जो इंटीरियर एंगल का सम है क्या वो हमारा 2n-4, तो बिल्कुल सही बात है। जो भी हमारे 2n-4 वैल्यू इंटू 90 है उसके बराबर होनी चाहिए, और एक्सटीरियर एंगल का सम हमारा 2n+4 वो 90 डिग्री। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। DS ट्रिपल एस बी मेन्स 2021 में क्वेश्चन पूछेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक और पॉइंट आप याद रखिए कि जो सम होता है हमारा डिफ्लेक्शन एंगल का, जब हमारा सम की बात करते हैं डिफ्लेक्शन एंगल का, तो जो हमारे ट्रावर्स में सम होता है डिफ्लेक्शन एंगल का वो होता है हमारा 360 के बराबर। अगर इसकी बात करी जाए तो वो होता है हमारा 360 के बराबर। तो सम ऑफ ऑल डिफ्लेक्शन एंगल, अगर मैं सारे डिफ्लेक्शन एंगल की बात करूँ उनके सम की बात करी जाए तो वो हमारा 360 डिग्री के बराबर होता है। सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ ट्रावर्स लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ साइड आर कैलकुलेटेड। तो हमें हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो क्लोजिंग एरर की बात कर रहा है। अगर मैं क्लोजिंग एरर की बात करूँ तो जो ट्रावर्स होता है मेरा उसमें हमारा क्लोजिंग एरर होता है जो हमारा लैटिट्यूड का सम है उसका स्क्वायर प्लस जो हमारा डिपार्चर का सम है उसका स्क्वायर और फिर अंडर रूट। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमें सम दे रखा है लैटिट्यूड का 1.39, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.39 का स्क्वायर, जिसको आप 1.4 भी मान सकते हो। और यहाँ पे हमें दे रखा है माइनस में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर करेंगे तो वैसे भी सब प्लस ही हो जाता है। 1.27 का होल स्क्वायर और इसका हम क्या ले लेंगे रूट। तो अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 2.577 मीटर। तो बेसिकली अभी हमारे लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप इसको 1.4 अज्यूम कर लेना और 2.15 को 2.2 का होल स्क्वायर भी अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो हम थोड़ा अजम्पशन लेके एक अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं। तो 2.577 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएल जो क्लोजिंग एरर है इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द लाइन ऑफ अ सर्वे इज एल, तो हमारी लेंथ ऑफ द लाइन है जो सर्वे एल है और उसकी रिड्यूस बेरिंग हमें थीटा दे रखी है। तो मान लो कि ये लाइन है मेरी एल, तो ये लाइन मेरे को दे रखी है एल और इसकी थीटा हमें वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये नॉर्थ होता है हमारा, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो अगर हम बात करें आगे क्या पूछ रहा है कि लैटिट्यूड कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं बात करूँ ये लाइन है इसकी लेंथ हमें दे रखी है एल, तो लैटिट्यूड हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चलता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चलता है। तो जब मैं इस तरफ एक एंगल लूंगी तो ये क्या बन जाएगा एल का साइन कॉस थीटा, जिस साइड एंगल बनता है वो होता है मेरा एल कॉस थीटा। तो लैटिट्यूड हो जाएगा मेरा एल कॉस थीटा और मेरा डिपार्चर हो जाएगा एल साइन थीटा। और यहाँ पर अभी लैटिट्यूड के बारे में पूछ रहा है कि लैटिट्यूड में हमारा जब लेंथ है हमारी तो उसको क्या प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट है, तो कोसाइन एंगल का प्रोडक्ट होता है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल वहीं पर अगर ये क्वेश्चन डिपार्चर के लिए पूछ लेता तो हमारा साइन एंगल आंसर होता, लेकिन अभी यहाँ पर लैटिट्यूड की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर शुड बी नियर टू। तो अगर हम क्यूबिक मीटर की बात करते हैं या फिर हम वॉल्यूम में जब हम एस्टिमेट करते हैं तो उसके लिए नियरेस्ट जो हमारा एक्यूरेसी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें वॉल्यूम की तो 0.01 मीटर क्यूब हमारा जो है वो एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब इतनी 0.01 मीटर क्यूब तक हमारी वैल्यू जानी चाहिए, वो एक्यूरेसी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम कुछ और देख लें, अगर और कुछ लोगों की बात कर लें तो लेंथ हो गया हमारा, अगर हम लेंथ ब्रेथ या फिर डेप्थ की बात करते हैं, लेंथ ब्रेथ या फिर डेप्थ की बात करते हैं, तो इसमें जो मेरा एक्यूरेसी है वो 0.01 मीटर, क्योंकि हमारे सिंगल यूनिट में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। वहीं पर अगर मैं एरिया की बात करूं, अगर हम एरिया की बात करें तो 0.01 मीटर स्क्वायर। वहीं पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 0.01 मीटर क्यूब। तो ये अभी हमने देखा यही पूछ रहा है कि कितने वैल्यू तक ले जा सकते हैं, तो 0.01 मीटर क्यूब की तक ले जा सकते हैं। वेल वहीं पे अगर हम वेट में बात करें, वेट की बात करें, स्टील की वेट की बात करें तो 0.001, यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा। और वेट को हम किस में काउंट करते हैं, कुंटल में, क्विंटल में हम काउंट करते हैं। सो दीज आर सम एक्यूरेट मेजरमेंट, कितने एक्यूरेसी तक मेजरमेंट जानी चाहिए। तो लेंथ ब्रेथ डेप्थ हो या फिर एरिया हो या फिर वॉल्यूम हो, 0.01 तो वैल्यू रहेगी और उस हिसाब से आप यूनिट चेंज करोगे, मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। पर वेट में हमारा एक और जीरो इंक्लूड हो जाएगा, 0.001 मीटर क्यूब कुंटल। तो अगर हम बात करें तो इसका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
द मीजरमेंट, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन द एस्टिमेशन फॉर रीइंफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क। आरसीसी वर्क का रीइंफोर्समेंट के लिए हम कौन सी यूनिट का मेजरमेंट करते हैं? इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे एग्जाम में पूछा गया, इनफैक्ट एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया और डी ट्रिपल एस बी मेन्स 2021 में पूछा गया, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें रीइंफोर्समेंट की, तो रीइंफोर्समेंट का मेजरमेंट हम हमेशा क्विंटल्स में करते हैं। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्विंटल में हम मेजरमेंट करते हैं आरसीसी वर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इज मेजर्ड ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। तो स्लोपिंग ग्राउंड में अगर हम मेजर करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा रहता है। स्लोपिंग ग्राउंड में मेजर करा तो हमें लेंथ दे रखी है, लेंथ हमें दे रखा है 100 मीटर, ठीक है, लेंथ हमें दे रखा है 100 मीटर। डिफरेंस इन एलिवेशन दे रखा है हमें 10 मीटर। अगर हम 10 मीटर की बात करें तो ये हमारा जो हाइट है वो हमें दे रखा है 10 मीटर। अब वो पूछ रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ए पॉइंट और बी पॉइंट की, वो करेक्ट डिस्टेंस क्या थी, क्योंकि हमने थोड़ा सा एलिवेशन से, जो स्लोप की वजह से हमने गलत वैल्यू को ले लिया। तो अब हमें पूछ रहा है कि क्या मतलब डिस्टेंस, जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो कितनी होगी। तो अगर हमें बात करें स्लोप की, तो स्लोप का कुछ इस तरीके से होता है, माइनस का एच स्क्वायर अपॉन 2l। अगर मैं बात करूँ माइनस का एच स्क्वायर अपॉन 2l, तो माइनस 10 × 10 अपॉन 2 × 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल, माइनस का 1/2 मतलब 1 अपॉन, माइनस का 1/2 हो जाएगा हमारा 0.5। तो जो स्लोप का करेक्शन आ रहा है वो मेरा आ रहा है माइनस का 0.5। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, करेक्शन अगर मेरा माइनस का है तो एरर मेरा हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ये डिस्टेंस पूछ रहा है तो 100 मीटर हमें दे रखा था ग्राउंड एल, तो हम माइनस कर देंगे करेक्शन को इसमें, तो करेक्शन को माइनस कर देंगे तो 100 माइनस 0.5 माइनस करेंगे तो 99.5 आ जाएगा। तो 100 माइनस 0.5 करेंगे तो 99.5 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी है? 99.5 मीटर। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन है कि इन लेवलिंग टू डिटरमाइन द आरएल ऑफ अ बीम ऑफ अ बिल्डिंग। तो बीम की जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग की जो बीम है उसका आरएल पता करना है। इन्वर्टेड स्टाफ को हेल्ड करा है हमने टचिंग द बॉटम ऑफ द लेवलिंग स्टाफ टू द बीम। तो ठीक है, एक बीम है उससे हमारा इन्वर्टेड स्टाफ भी है। फाइंड द आरएल ऑफ अ बीम इफ द बेंच मार्क ऑफ एलिवेशन। तो हमें एक बेंच मार्क है, उसकी जो बेंच मार्क है उसकी वैल्यू दे रखी है और उसका आरएल भी दे रखा है। तो 50.505 तो इसकी वैल्यू दे रखी है। बेंच मार्क से जो हमने पीछे यूनिट ली है वो हमारा 1.505 है, और जो हमने बीम से रीडिंग ली है इन्वर्टेड वो 1040 है। तो इन सबको ऐड कर देंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें आरएल मिल जाएगा बीम का। अगर हम बात करते हैं आरएल की, 50.505 प्लस हमारा और क्या है 1.505 और हमारा एक और है 1.040। इन तीनों को प्लस कर लेंगे, यहाँ पे 0 1 आ गया, ये 5 हो जाएगा हमारा, 10 1 कैरी, ये तो 3 हो गया। तो 53.050 बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पॉइंट का आरएल पूछ रहे हैं, तो ये हमें आरएल पता है, फिर हमने इस बैक साइड को ऐड कर दिया, फिर यहाँ से हमने इन्वर्टेड साइड को भी ऐड कर दिया, तो इन तीनों को ऐड कर दिया तो हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिफ्यूज जनरली डज नॉट इंक्लूड। तो अगर हम रिफ्यूज टर्म की बात करें तो ये इनमें से क्या इंक्लूड नहीं करता है? तो पुट्रिसेबल सॉलिड वेस्ट, एक्सक्रीटा, नॉन पुट्रिसेबल सॉलिड वेस्ट और एशेस। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें से एक्सक्रीटा को, जो एक्सक्रीटा होता है, जो ह्यूमन वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट है, उसको वो इंक्लूड नहीं करता है। लेकिन अब हम कुछ और वर्ड समझ लेते हैं कि क्या क्या वेस्ट को ये इंक्लूड करता है। तो जैसे पुट्रिसेबल सॉलिड वेस्ट हो गया और नॉन पुट्रिसेबल सॉलिड वेस्ट हो गया, तो ये होते हैं जैसे ऑर्गेनिक, जो कि हमारे डिकम्पोज हो सके, ऑर्गेनिकली जो होता है, जो कि एक टाइम बाउंड में डिकम्पोज हो सकता है, वो जैसे हमारा किचन का वेस्ट हो गया, या फिर हमारे जो वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स होते हैं, ये जो फूड वेस्ट हो गया, ये जो हमारा डिकम्पोज हो सकता है, ये हमारे पुट्रेसेबल सॉलिड वेस्ट में इंक्लूड होता है। और जो एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं वो नॉन पुट्रिस्काइबल सॉलिड वेस्ट में आता है। जो हमारे लॉन्ग टाइम के लिए, जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक हमारे डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, वो हमारे नॉन पुट्रिस्काइबल वेस्ट में आता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा बहुत सारा ई वेस्ट होता है, या फिर जो हमारे हजार्डस टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, जैसे सिगरेट्स हो गए, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ग्लास हो गई, ग्लास की बॉटल्स हो गई,
तो ये सब जो हमारा लॉन्ग टाइम पीरियड तक हमारा डिकम्पोज नहीं हो पाता, ये नॉन प्रोस्क्राइबल सॉलिड वेस्ट में आता है। एशेज तो आपको पता ही है कि जब हम कुछ चीज़ को बर्न कर देते हैं उसके बाद जो हमारा वेस्ट बचता है वो हमारा एशेज हो गया। तो अगर हम बात करें तो कुछ तरीके के वेस्ट होते हैं, जैसे हमारा सॉलिड वेस्ट हो गया, एक हमारा होता है सॉलिड वेस्ट जिसमें गार्बेज आ गया, रबिश आ गया। फिर हमारा होता है एक लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट में क्या हो गया, हमारे जैसे किचन के जो ऑयल्स हैं, जो किचन का ऑयल है, या फिर इंडस्ट्री से जो वाटर निकल रहा है, वही हमारा टॉक्सिक और हैजार्डस में आ गया। ऑर्गेनिक हो गया जो हमारा अच्छे खासे टाइम पे डिकम्पोज हो जाता है ऑर्गेनिकली, जिसमें हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर डिकम्पोज होने लगते हैं, डिकम्पोज करने लगते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे उसको ईट करने लगते हैं। फिर हमारा एक हो जाता है हैजार्डस जो हमारा इंडस्ट्री से रिलीज हो रहा है, ये भी हमारा एक वेस्ट है। फिर एक हमारा ई वेस्ट हो गया जिसमें हमारे लैपटॉप्स, मोबाइल चार्जर, ये सब जो है हमारा ई वेस्ट हो गया। एक वेस्ट हो गया हमारा रिसाइकेबल, जो रिसाइकिल हो सकता है वो हमारा वेस्ट हो गया। तो ये सब हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट हैं। लेकिन अगर इसकी टर्म की बात करें तो रिफ्यूज में हमारा एक्सक्रीटा टर्म जो है ह्यूमन वेस्ट है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज ट्रांजिटिंग इन थियोडोलाइट, अगर थियोडोलाइट की बात करें तो एक हमारा होता है हॉरिजॉन्टल, एक हो गया हमारा ये जो हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन जारी होती है, एक हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और एक हमारा वर्टिकल एक्सिस हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि ट्रांजिटिंग पोजीशन क्या है, ट्रांजिटिंग क्या होता है, एक होता है हमारा स्विंगिंग और एक होता है हमारा ट्रांजिटिंग। तो ये बहुत दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कंडीशन को हम देख लेते हैं। क्या होता है कि अगर मेरा स्विंगिंग की बात करते हैं तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मेरा रोटेट कर सकता है, मतलब वर्टिकल प्लेन में मेरा रोटेट कर सकता है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मेरा रोटेट कर सकता है। तो ये मेरी कौन सी कंडीशन होती है, स्विंगिंग। तो इसमें क्या हो गया, हमारा वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ट्रांजिटिंग की, तो इसमें क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके अबाउट रोटेट करता है, हमारा 180 डिग्री रोटेट करता है हमारा जो टेलीस्कोप है, तो वो 180 डिग्री रोटेट करता है। तो ये मेरा ट्रांजिटिंग हो गया। अगर मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, मतलब वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम ट्रांजिटिंग। तो ये ट्रांजिटिंग के बारे में पूछ रहे, तो ऑप्शंस को देखते हैं वो क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग द टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू 180 डिग्री, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग लेवल ट्यूब। तो नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है, लेवल ट्यूब को तो हम सेट नहीं करते इसमें। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन थ्रू 180 डिग्री। तो अब आपको ये देखना है कि वर्टिकल प्लेन में वो मूव कर रहा है या हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है। तो जस्ट अभी डिस्कस किया कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मूव करता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके अबाउट मूव करता है, वर्टिकल प्लेन में हमारा 180 मूव करता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मूव करता है, वर्टिकल प्लेन में मूव करता है। तो वर्टिकल प्लेन में मूव करता है 180 डिग्री के अबाउट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। तो ये सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन वहीं पे अगर स्विंगिंग की बात करें तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मूव करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विंगिंग और ट्रांजिटिंग के बारे में पूछते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो एक मैचिंग है, मैचिंग की बात करें तो इसमें हमें मैच करना है कि नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होगी। तो अगर नॉर्मल कंसोलिडेटेड की सॉइल की बात करें तो क्या है, उसकी सेंसिटिविटी 16 से ज़्यादा होगी, या डायलेशन एंगल 0 होगा, या लिक्विड लिमिट 50 से ज़्यादा होगा, या ओवर कंसोलिडेशन रेशियो सही हो इक्वल टू 1 होगा। तो हाँ, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो अगर इक्वल टू 1 होगा तो हमारा नॉर्मल कंसोलिडेटेड बोला जाता है, तो 1 का एस हो जाएगा। अगर हम क्विक क्ले की बात करें तो क्विक क्ले कब होता है, जब सेंसिटिविटी हमारे 16 से ज़्यादा हो जाए। तो जब सेंसिटिविटी हमारे 16 से ज़्यादा होने लगेगी तो क्विक क्ले हो जाएगा, तो 2 का पी हो जाएगा। सैंड इन क्रिटिकल स्टेट की बात करें, अगर क्रिटिकल स्टेट में बात करें तो हमारे सैंड जब क्रिटिकल स्टेट में तो क्या होता है, तो डायलेशन एंगल हमारा 0 हो जाता है, मतलब 3 का क्यू। तो बचा क्या हमारा 4 का आर, जिसमें क्ले विद हाई प्लास्टिसिटी होगा, क्ले है और प्लास्टिसिटी उसकी बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब लिक्विड लिमिट जो है हमारा 50 से ऊपर हो चुका है, तो ये हो जाएगा आर। तो 1 का एस, 2 का पी, 3 का क्यू और 4 का आर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ 9 पाइल, तो हमें नंबर ऑफ पाइल कितने दे रखे हैं, 9। तो 9 हमारा ग्रुप ऑफ पाइल हो गया, जिसमें लेंथ हमें दे रखी है। लेंथ की बात करते हैं तो वो 12 मीटर दे रखा है। अगर हम उसकी डायमीटर की बात करें तो 250 दे रखा है, और अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो 250 को डिवाइड कर देंगे हम 1000 से, ये हमारा मीटर में हो जाएगा। इसको हमने एक स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, स्क्वायर फॉर्म में हमने लगाया है, जिसमें ये वो बोल रहा है कि अगर हम बात करें तो अनड्रेन्ड कोहेजन दे रखा है, मतलब सी की वैल्यू दे रखी है हमें 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेग्लेक्टिंग बियरिंग एट द टिप, मतलब हमें एंड जो हमारा एंड वाला
बियरिंग एंड वाला जो होता है उसको हमें नेग्लेक्ट कर देना है, बस हमें एडेशन फैक्टर दे रखा है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.9, और हमें अल्टीमेट कैपेसिटी निकालनी है। तो अल्टीमेट कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है 9C इंटू ए ई बी प्लस अल्फा सी बार ए एस एफ। तो ए ई बी क्या है, एंडिंग बियरिंग एरिया होता है हमारा, और ये हमारा साइड फ्रिक्शन एरिया होता है। तो ये तो पूरा जीरो कर देना है क्योंकि वो नेग्लेक्ट करने को बोल रहा है बियरिंग एट द टिप को। अब हम बात करते हैं इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ नहीं, अल्फा की वैल्यू दे रखी है हमें 0.9, और सी की वैल्यू हमें दे रखी है 30, सी की वैल्यू हमें दे रखी है 30, और एरिया निकालना हमें, तो एक का एरिया क्या हो जाएगा पाई, क्योंकि ये इस तरीके की कॉलम है, इस तरीके का हमारा है पाइल्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा साइड का एरिया लेना होता है हमें, इसमें नीचे का एरिया कैंसिल करना है, तो साइड का एरिया क्या हो जाएगा पाई फाई एल। अगर हम बात करते हैं तो पाई फाई हमारा पेरीमीटर हो गया, और ये जो है हमारा ऊपर जा रहा है लेंथ, तो एल हो गया। तो बस वैल्यू पुट कर दो, 0.9 इंटू 30 इंटू 22/7 इंटू 5 की बात करते हैं तो हमारे दे रखा है 250/1000, तो 250/1000 हो जाएगा क्योंकि मीटर में चाहिए, और लेंथ की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा 12, तो ये हमारा हो जाएगा 12। अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूँ तो ये तो वैसे ही 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 27 इंटू 22/7 इंटू हमारा यहाँ तक आ गया 3। अब देखो वो बोल रहा है कि अल्टीमेट कैपेसिटी निकालनी फॉर ऑल पाइप इन इंडिविजुअल एक्शन। तो एक पाइल का निकाल लिया, हमें सारे पाइल का निकालना होगा, ऑल पाइल का निकालना होगा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कुछ अप्रोक्सीमेशन देखो, वैल्यू है ना थोड़ी दूर दूर दे रखी है, वैल्यू दूर दूर दे रखी है, तो हम 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर 7 की टेबल में 28 होता तो हम पूरा 4 कर लेते, तो इसको 4 ही मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 4 मान के चलते हैं। तो अगर इसको 4 मान लें तो ये हो जाएगा हमारा 66 इंटू 4, और 66 इंटू अगर हम 9 4 से बात करें तो ये 36 हो जाएगा। तो इसको कुछ इस तरीके से देखते हैं, तो 6 6 36 का 3 कैरी, 36 and 3 9 6, फिर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 18 और 1 कैरी, और यहाँ पे हो जाएगा फिर से 19। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है 3 6, और ये हमारा आ जाएगा 17 1 कैरी, 13 1 कैरी 2। सो 2376 कुछ आ रहा है। तो देखो अभी मैंने 28 मान लिया, तो 2376 आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं तो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन से थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। 2376 की बात करें तो हमारा 2290 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कैलसी से मल्टीप्लाई करोगे इसको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तो 2289.06 होगा, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट आंसर भी हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, उसके आसपास ही आ रहा है, तो हम इस बी ऑप्शन को टिक करेंगे। लेकिन अगर वैल्यू सारी आसपास होती तो फिर हम अप्रॉक्सीमेट नहीं लेते, फिर हम बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्व करते, तो हमें आंसर निकालना पड़ता। तो अभी लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के संग चल सकते हैं, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्रॉम द फॉलोइंग साइंस, अगर हम साइन की बात करते हैं विच वन इज द वार्निंग साइन। तो अगर हम साइन की बात करते हैं तो 3 तरीके के साइन होते हैं, एक होता है हमारा जो रेगुलेटरी या फिर हमारा कंपलसरी या फिर हमारा मैंडेटरी बोला जाता है। तो रेगुलेटरी हो गया, कंपलसरी हो गया, मैंडेटरी हो गया, ये वाला साइन जो होता है जो कि मतलब हमें फॉलो करना ही है, जो ड्राइवर है कार के अंदर उसको इस साइन को फॉलो करना ही है। एक होता है हमारा वार्निंग जिसे हम कॉशनरी भी बोलते हैं, तो वार्निंग या फिर कॉशनरी साइन, और लास्ट वन होता है हमारा एक इंफॉर्मेटिव साइन। तो ये 3 तरीके के साइन बोर्ड्स हम देखते हैं अगर रोड पे बात करें। तो अगर हम रेगुलेटरी की बात करते हैं, जैसे प्रोहिबिटरी भी बोला जाता है या फिर मैंडेटरी भी बोला जाता है। तो अगर इसकी बात करें तो इसका बेसिकली क्या है कि एक तो ये सर्कुलर फॉर्म में होगा, ये पूछा जाता है कि किस तरीके से होते हैं, तो ये हमारा सर्कुलर फॉर्म में होगा, जिसका व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होगा, और जो मेरी जो बॉर्डर है जो मेरा बॉर्डर है ये जो मेरा बॉर्डर होगा ये मेरा किस कलर का होगा, रेड कलर का। और मेरी जो अंदर का कलर है वो अंदर कलर किसका होगा, हमारा वाइट कलर का होगा। जो अंदर का कलर है वो वाइट कलर का होगा, सर्कुलर शेप में होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, ये बहुत दोनों एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा एक एक्सेप्शन है स्टॉप का। अगर हम स्टॉप की बात करें तो स्टॉप हमारा किस शेप में होता है, सर्कुलर की जगह ऑक्टागोनल शेप का होता है, लेकिन ये रेगुलेटरी साइन के ही अंदर इंक्लूड किया जाता है। अगर हम एक और की बात करें वो है हमारा गिव अवे। अगर हम गिव अवे की बात करें तो इन्वर्टेड ट्राइंगुलर हमारा होता है उसका शेप, है। लेकिन ये दोनों ही हमारे रेगुलेटरी में यूज किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं बॉन्डिंग साइन की, अगर मैं बॉन्डिंग साइन की बात करूं
तो वार्निंग साइन में हम कैसा साइन यूज़ करा जाता है, तो वो हमारा एडवाइजरी साइन है, जो कि हमारा क्या है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी हमारा ट्रायंगुलर के शेप में यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारा ट्रायंगुलर के शेप में यूज़ किया जाता है। तो बॉर्डर मेरा रेड कलर का ही होता है और वाइट कलर का मेरा बैकग्राउंड होता है। तो बॉर्डर मेरा रेड कलर का होगा और वाइट कलर का मेरा बैकग्राउंड होगा, और हमारी शेप क्या हो जाएगी इसकी, ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल हम प्रोवाइड करते हैं बॉन्डिंग में। और इन्फॉर्मेटिव में बात करें तो हम रेक्टेंगुलर शेप में प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, और इस ऑप्शन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वार्निंग साइन है, तो अगर हम वार्निंग साइन की बात करते हैं तो इनमें से हमारा कौन सा वार्निंग साइन है, तो इनमें बात करें अगर, तो वार्निंग साइन कौन सा है, तो हमारा हेयर पिन बेंड लेफ्ट जो है, हमारा हेयर पिन बेंड लेफ्ट है, ये हमारा वार्निंग साइन है कि भैया आगे कट आने वाला, आगे थोड़ा सा मोड़ है। ये मोस्टली हमें कहाँ पे, जो हमारे माउंटेन रीजन पे हम जब कार को ड्राइव करते हैं तो वहां पे देखा जाता है कि पहले से जो ड्राइवर है उसके माइंड में आ जाए कि थोड़ी सी स्पीड स्लो कर लेनी है, आगे हमारा पिन बेंड लेफ्ट आने वाला है। अगर हम बात करते हैं नो पार्किंग या फिर राइट टर्न अहेड, तो ये हमारे कौन से साइन हो जाते हैं, रेगुलेटरी साइन में आ जाते हैं। और रूट मार्कर साइन की बात करें कि रूट में बताते हैं, जैसे हमारा NH7 है कि NH14 है कि NH कौन सा है, तो ये सब हमारे इन्फॉर्मेटिव साइन में आ जाता है। तो ये हमारे कुछ साइन है जो कि हमने डिस्कस किए हैं। अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसमें से हमारे जो म्यूनसिपल अथॉरिटी है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, क्या वो हमारा कचरा कलेक्शन करते हैं, तो यस बिल्कुल, वेस्ट को कलेक्शन करते हैं फिर सेग्रीगेट करते हैं। जैसे कि आज आपने आजकल आपने सुना होगा कि गीला कचरा अलग कर रखें और वेट वेट वेस्ट अलग रखें और ड्राई वेस्ट अलग रखें, तो कलेक्शन का काम भी उनका है, सेग्रीगेशन का काम भी उनका है। और एक पोजीशन से लेके जो हमें सिटी के बाहर जो पूरी पोजीशन है, जो सिटी के बाहर जहाँ पे भी उनका साइट है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी हमारे म्यूनसिपल अथॉरिटी का है। तो तीनों ही काम हमारे जो है वो म्यूनसिपल अथॉरिटी का है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग द टेम्परेचर इन्वर्जन इन एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर के इन्वर्जन की वजह से एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूटेंट्स का क्या देखने को मिलता है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है ELR होता है और एक होता है हमारा ALR। तो जब हम टेम्परेचर देखते हैं चेंज, जो हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे जैसे हम हाइट पे इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर की वजह से हमें देखने को मिलता है अपने पॉल्यूशन एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में। तो ELR होता है जिसमें हम इन्वायरमेंट लैप्स रेट होता है, और हमारा ALR होता है जो एयर पोल्यूशन एयर पॉल्यूटेंट्स जो है हमारे उनका लैप्स रेट। तो जैसे जैसे हम हाइट पे इंक्रीज होते जाएंगे टेम्परेचर हमारा डाउन होता जाएगा, तो ये लैप्स रेट पे डिपेंड करता है। अगर ELR ज़्यादा है, ELR की वैल्यू ALR से ज़्यादा हो गई, तो ये हमारे लिए कौन सी सुपर एडिएबेटिक कंडीशन हो जाती है, सुपर एडिएबेटिक कंडीशन हो जाती है, जो कि हमारे लिए स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं होती है। एडिएबेटिक मतलब कि जो एनवायरनमेंट का जो हमारा है वो जल्दी गिर रहा है इन कंपेयर टू एयर पॉल्यूटेंट से। तो सुपर एडिएबेटिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और इस कंडीशन में आपको किस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है, इस कंडीशन में क्या होता है, एक होता है हमारा स्टैक। इससे पहले अगर आपको समझना है तो एक होता है स्टेप, जिसको हम चिमनी विमनी भी बोलेंगे। तो स्टैक होता है, और इससे जो हमारा धुआं निकल रहा है वो होता है हमारा प्ल्यूम। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें, अगर हम इसकी बात करें तो इसी के बारे में पढ़ा जाता है। तो हमारा स्टैक और प्ल्यूम की बात होती है। तो अगर मेरी ये कंडीशन है पहली जिसमें सुपर एडिएबेटिक कंडीशन है, तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है, आपको अनस्टेबल कंडीशन देखने को मिलेगी। इस कंडीशन में हमें हमेशा स्टैक की कंडीशन, जो स्टैक की हाइट है वो कम से कम जो हमारे आसपास का पूरा एरिया है उसके हाइट के कंपेयर में ऊपर रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो एरिया है, जो हमारा रेसिडेंशियल एरिया है, वो भी इफेक्ट होने लगेगा। और ये सुपर एडियाबेटिक कंडीशन होती है। सुपर एडियाबेटिक में आपको लूपिंग देखने को मिलेगी, मतलब लूपिंग कंडीशन देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो लूपिंग कंडीशन आपको सुपर एडियाबेटिक में देखने को मिलेगी। वहीं पे एक और कंडीशन आती है जिसमें ई एल आर विल बी लेस देन ALR। तो ये हमारे लिए स्टेबल कंडीशन में आता है, क्योंकि मतलब हमारा जो हमारा पॉल्यूटेंट है वो जल्दी लैप्स होना चाहिए इन कंपेयर टू एनवायरनमेंट के रेट से। तो स्टेबल कंडीशन में माना जाता है। इस कंडीशन की बात करें तो इस कंडीशन को बोलते हैं कोनिंग। कुछ इस शेप में होती है, कोनिंग होती है। तो इसमें क्या है, हमारे फ्लूम जो है वो, इस फ्लूम जो है हमारा जो फ्लूम है वो इस तरीके से कोन की तरह ऊपर की डायरेक्शन में निकल रहा होता है। तो ये हमारे लिए स्टेबल होता है, जिसमें ALR की वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू ELR। एक कंडीशन होता है जिसमें ALR और ALR दोनों इक्वल होता है, इसको हम न्यूट्रल कंडीशन बोलते हैं, जिसमें हमारा पूरा जो प्लूम है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ऊपर की तरफ स्टेक से निकल के जा रहा होता है। तो ELR=ALR हमारा न्यूट्रल कंडीशन हो गया। अब क्या होता है कि वैसे देखा जाता है कि ALR की वैल्यू गिर रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर के चेंज होने से ALR की वैल्यू इंक्रीज होने लगती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्वर्जन। इसी के बारे में ये लोग पूछ रहे हैं। तो इन्वर्जन में क्या होता है कि अगर इन्वर्जन हमारा
ऊपर की तरफ है, इन्वर्जन जहाँ भी है तो उसके ऊपर की तरफ हमारा क्या होगा, अगर आपको इन्वर्जन देखने को मिल रहा है तो उसके ऊपर अगर पॉल्यूटेंट है तो वो नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, और अगर नीचे पॉल्यूटेंट है तो ऊपर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो ड्यूरिंग टेम्परेचर इन्वर्जन इन एटमॉस्फेयर एयर पॉल्यूटेंट टेंड टू accumulate the above inversion layer, accumulate below the inversion layer। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी कहाँ पे रह गया। तो अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो ड्यूरिंग टेम्परेचर इन्वर्जन द एयर पॉल्यूटेंट विल टेंड टू एक्यूमुलेट अबव द इन्वर्जन लेयर, अबव द इन्वर्जन लेयर रह जाएगा। तो अब इसमें भी एक अच्छी कंडीशन क्या होती है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूमिगेटिंग। फ्यूमिगेटिंग कंडीशन में क्या होता है कि मेरा, फ्यूमिगेटिंग कंडीशन में ये होता है कि इन्वर्जन कंडीशन तो आई, इन्वर्जन कंडीशन लेकिन क्या होगा, मेरा नीचे पॉल्यूटेंट रह गए हैं और वहां पर मेरा ऊपर आ गया है इन्वर्जन का कंडीशन, यहाँ पे इन्वर्जन, तो अब वो ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। तो ये सबसे वर्स्ट कंडीशन कही जाती है। इसमें क्या है कि मेरा पॉल्यूटेंट नीचे ही रह जाएगा, ऊपर पेनिट्रेट करके नहीं आ पाएगा। एक और होता है हमारा कंडीशन जिसे हम बोलते हैं लॉफ्टिंग, ये हमारी गुड कंडीशन में माना जाता है। इसमें क्या होता है कि इन्वर्जन मेरी नीचे वाली कंडीशन में देखा जाएगा, नीचे वाली कंडीशन में इन्वर्जन है और पॉल्यूटेंट्स ऊपर है, तो पॉल्यूटेंट्स कभी भी नीचे नहीं आ पाएंगे, पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो लॉफ्टिंग को हम एक अच्छी कंडीशन मानते हैं। और एक और कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं हम ट्रैपिंग। ट्रैपिंग में क्या होता है कि नीचे भी पॉल्यूटेंट्स है, ऊपर भी पॉल्यूटेंट है और बीच में इन्वर्जन की कंडीशन आ गई है। इन्वर्जन हमारा बीच में है, ऊपर भी पॉल्यूटेंट नीचे भी पॉल्यूटेंट, इनके बीच में हमारा इन्वर्जन कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब नीचे का पॉल्यूटेंट ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर का पॉल्यूटेंट नीचे नहीं आ सकता। तो ये सब कुछ कंडीशन है हमारे जो ELR ALR पे डिपेंड करता है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन आज देखे। आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर द lecture of this one।